नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की, बिहार विधानसभा में एसआईआर पर मचे बवाल की, देखेंगे क्यों बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कैसे बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में बढ़ा टकराव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जस्टिस वर्मा को सरनेम से संबोधित करने पर वकील को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार। सीजेआई गवाही बोले मर्यादा में रहिए, वे अब भी कोर्ट के जज हैं। मुंबई में रनवे से फिसला एयर इंडिया का विमान, भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हादसा, इंजन को नुकसान, 3 टायर फटे। ईडी का ऑनलाइन सट्टेबाजी पर शिकंजा, मेटा गूगल के अधिकारियों को फिर भेजा समन, 28 जुलाई को सभी दस्तावेजों के साथ होना होगा पेश। शेयर बाजार में तेजी, 442 अंकों की बढ़त के साथ 82,200 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 122 अंकों की बढ़त के साथ 25,090 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 21 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र का पहला दिन ही मोदी सरकार के लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि विपक्ष के सवालों ने मोदी सरकार के छक्के छुड़ा दिए। इसके अलावा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। तो सदन में कैसा रहा पहला दिन और क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का मानसून सत्र पहले ही दिन काफी जोरदार रहा। विपक्ष ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति विफलता, पहलगाम आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। इसके अलावा सीपीआई सांसद संतोष कुमार पी ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के बार बार किए गए दावों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के दावे पर भी सरकार से हालात स्पष्ट करने की मांग की। लोकसभा में राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्ष के नेता को ही सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष के विरोध का असर ये हुआ कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। 16 घंटे का समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तय किया गया है, लेकिन चर्चा इस सप्ताह नहीं होगी बल्कि 28 जुलाई के बाद कराई जाएगी। यानी सत्र के पहले ही दिन ये साफ हो गया कि विपक्ष सरकार के आगे झुकने या दबने के मूड में नहीं है। बता दें कि सत्र के पहले दिन राज्यसभा ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन जबरदस्त रहा, तो बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी भारी बवाल देखा गया। जिस तरह से सत्र से पहले ही बिहार में सियासत गरमाई हुई थी, एनडीए सरकार विपक्ष के निशाने पर थी, उसे देखते हुए यह तय माना जा रहा था कि इस बार का विधानमंडल का सत्र भी काफी धमाकेदार होगा। और सत्र के शुरू होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दिया। बवाल के बीच सदन स्थगित कर दिया गया। तो क्या कुछ हुआ सत्र के पहले दिन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के विधानमंडल के मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी जबरदस्त रहा। मतदाता पुनरीक्षण कार्य के मुद्दे पर एनडीए सरकार बुरी तरह से घिर गई। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बात करते हुए नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एनडीए सरकार को साफ चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांग है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर विधानसभा में एक चर्चा होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र को समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, और अगर सरकार विधानसभा में चर्चा कराने को तैयार नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एसआईआर पर पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ है और अब इस पर सदन में भी बहस छिड़नी तय मानी जा रही है। विपक्ष के तेवर एनडीए सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बोलना शुरू ही किया था कि इस दौरान ही विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में बिहार के गुंडा राज के नारे गूंजते सुनाई दिए। ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि सदन में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठेगा और नीतीश सरकार घिरेगी, लेकिन जितने आक्रामक रूप से विपक्ष ने इसे उठाया, इसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। नारेबाजी के बीच एआईएमआईएम के विधायक वेल में पहुंच गए, पोस्टर दिखाने लगे। उधर स्पीकर सभी को शांत रहने के लिए कहते रहे, लेकिन विपक्ष हावी नजर आया। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश आए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठे थे, लेकिन दोनों में बातचीत तो दूर, नमस्कार तक नहीं हुआ। प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम का इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं। इस पूरी उथल पुथल के बीच नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद में 57,000 करोड़ से ज्यादा का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार बुरी तरह से घिर गई, तो आरोप सीएम ममता बनर्जी ने भी लगाए हैं बीजेपी पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन राज्य की राजनीति अभी से गरमाई हुई है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने अभी से मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। वो बीजेपी पर बंगाल विरोधी होने के गंभीर आरोप लगा रही है। उसी कड़ी में टीएमसी ने शहीद दिवस रैली की, जिसमें ममता ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सत्ताधारी टीएमसी अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उसी के चलते टीएमसी ने शहीद दिवस रैली की, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি, हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतोष क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बांग्ला आजादी का लड़ाई में लड़े थे, बांग्ला नवजागरण किए थे, बांग्ला जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसी के लिए मने राखबेन, बांग्लाय माटी दुर्जय घाटी, बांग्लाय माटी दुर्जय घाटी। জেনে রেখো দুর্বৃত্ত, আমরা ভাঙি তবু আমরা মচকাই না, মনে রাখবেন। ममता बनर्जी ने भाषा विवाद को लेकर जारी विवाद के बीच बंगाली भाषा के अपमान और विरोध का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों और मुख्यतः बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि जो लोग सोचते हैं कि ममता अभिषेक तृणमूल को गाली देकर बच निकलेंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब अगर कोई तुम्हें चोर कहे तो तुम जवाब में कहोगे कि तुम चोर और लुटेरे हो। ममता ने कहा है कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम बीजेपी को केंद्र से बाहर नहीं कर देते। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और बंगालियों को मतदाता सूची से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें हिरासत शिविरों में रखा जा रहा है। इसके साथ ही ममता ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को लेकर भी चुनाव आयोग को अपने निशाने पर ले लिया। यानी साफ है, सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। सीएम ममता बीजेपी पर बुरी तरह भड़क गई तो फटकार ईडी को भी लगी। देश में मोदी सरकार के आने के बाद से ईडी सहित तमाम दूसरी जांच एजेंसियां जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर भी रहता है। यही नहीं, ईडी को कोर्ट से बार बार फटकार भी लगती है। लेकिन 21 जुलाई का दिन ईडी के लिए फटकार खाने का दिन बन गया। कई मामलों में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फटकार लगी। देखिए ये रिपोर्ट। ईडी मोदी सरकार के इशारों पर काम करती है। विपक्ष तो ये आरोप लगाता ही रहता है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे विपक्ष के आरोपों को बल मिल गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बता दें कि सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मूडा केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था। इसके बाद ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खरी खोटी सुनाई। और तो और मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका भी लगा, क्योंकि कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज भी कर दिया। इससे पहले भी कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ईडी के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करता रहा है। ऐसे में एक और मामले में कोर्ट की ईडी के खिलाफ नाराजगी बता रही है कि केंद्र सरकार की मंशा को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने ईडी के सहारे से केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। कोर्ट की टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए भी चेतावनी के तौर पर मानी जा रही है।
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी कोई घूमता हुआ ड्रोन नहीं है जो किसी भी आपराधिक मामले में अपनी मर्जी से हमला कर दे, और ना ही कोई सुपर कॉप है जिसे हर मामले की जांच का अधिकार है। यानी कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईडी पर सभी की नजर बनी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई सवालों से घिर गई है। वैसे सवाल तो एनडीए गठबंधन को लेकर भी बने हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है और अब बिहार एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद एनडीए का टकराव खुलकर सामने आ गया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दो फाड़ होते नजर आ रही हैं। बिहार एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई, जिसने एनडीए में टकराव की खबरों को सतह पर लाकर रख दिया। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाए जाने पर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से नाराजगी जताई। इसी बात को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक के बीच में ही दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए घटक दल के सभी नेता मौजूद थे। बैठक में विजय सिन्हा ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि सभी सहयोगियों को करना होगा। विजय सिन्हा ने बैठक में प्रहलाद यादव का मामला उठाते हुए कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में समर्थन दिया था और इसकी जानकारी शीर्ष नेताओं को पहले से थी। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर विधायकों ने नाराजगी जताई। विधायकों का कहना था कि ग्लोबल टेंडरिंग से चुनाव में नुकसान हो रहा है। एनडीए के विधायकों ने नल जल योजना को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच जारी तनाव खुलकर सतह पर आ गया है, जिससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो यह एनडीए के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि जेडीयू इस पर क्या रुख अपनाती है। चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे झटका तो जस्टिस यशवंत वर्मा को भी लग सकता है। संसद के मॉनसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर फैसला होगा, जिसके लिए सांसदों की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्रस्ताव भी सौंप दिया गया। तो कब होगी महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा? क्या जस्टिस वर्मा पर गिरेगी गाज? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर समेत 145 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और 218 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित है, इनके तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, असम गण परिषद, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी और सीपीएम समेत कई दलों के सांसदों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद इस ज्ञापन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बारे में जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं प्राथमिकता के आधार पर किसी भी चीज पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये प्रस्ताव स्पीकर की इजाजत से बीएसी की ओर से पारित नहीं हो जाता, मेरे लिए कुछ भी कहना कठिन है। दरअसल 15 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर आग लग गई थी। इस दौरान दमकल कर्मियों को उनके बंगले में भारी संख्या में नोट मिले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई और जस्टिस वर्मा को दोषी पाया, जिसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा का बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती भी दी है। ऐसे में देखना होगा कि संसद में इस प्रस्ताव पर क्या फैसला होता है। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई हैं। जस्टिस वर्मा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है तो पश्चिम एशिया में जंग के बादल नहीं छट पा रहे। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर हुआ तो सीरिया में नया मोर्चा खुल गया। पहले सीरिया पर इजरायल ने हमला किया, बाद में इजरायल और सीरिया के बीच सीज फायर हो गया तो तुर्की इस जंग में कूद पड़ा है और उसने सीरिया पर हमला कर दिया है। सीरिया में जो सरकार है उसे तुर्की का समर्थक माना जाता है। ऐसे में तुर्की के हमले से सीरिया का संकट और गहराता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। सीरिया के अलेप्पो में जबरदस्त धमाके सुने गए हैं। एक बार फिर सीरिया पर हवाई हमला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार ये हमला इजरायल की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि सीरिया के दोस्त तुर्की की तरफ से हुआ है। तुर्की ने अपने हमलों में सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया। बीते दिनों ड्रूज समुदाय को लेकर इजरायल की तरफ से सीरिया पर किए गए हमले रोक दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच सीज फायर है। ऐसे में लगने लगा था कि सीरिया में शांति लौट रही है, लेकिन अब तुर्की ने जो किया उससे एक बार फिर सीरिया संकट में नजर आ रहा है। तुर्की सीधे तौर पर इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।
तुर्की की कोशिश है कि सीरिया की सीमा के अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर तक के हिस्से को एसडीएफ के कब्जे से खाली कराया जाए, जिससे उसे सेफ जोन घोषित कर सीरियाई शरणार्थी बसाए जा सके। इसके अलावा तुर्की एसडीएफ पर हमला कर अमेरिका पर दबाव भी बनाना चाहता है। दरअसल अमेरिका एसडीएफ के पक्ष में रहा है। यूएस की तरफ से एसडीएफ को आईएसआईएस से मुकाबले में सहयोग और हथियार भी दिए गए थे। इराक में एसडीएफ अमेरिका की मदद करता रहा है। खास बात यह है कि इन हमलों को तुर्की अपनी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताता है। हालांकि बशर अल असद के सीरिया से भाग जाने के बाद तुर्की की ओर से पहली बार ऐसा हमला किया गया। बता दें कि इस समय सीरिया पर अहमद अल शरा का शासन है, जो एचटीएस के प्रमुख रहे हैं। तुर्की का सीरिया के तख्ता पलट में भले ही सीधा हाथ नहीं था, लेकिन एचटीएस को सपोर्ट करने और अल शरा को राष्ट्रपति बनाने में वो पर्दे के पीछे लगातार एक्टिव था। इसी के चलते तुर्की के हमले के बावजूद सीरिया की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी ने शिकायत की है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, सरकार अगर आपको बोलने देगी तो या तो आप संसद के बाहर बैठे होंगे या फिर सरकार मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे तो महंगाई के बारे में बोलेंगे, बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बोलेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में बोलेंगे। ये सब उस तरह की बातें हैं जिन पर सवाल पूछना मना है और जिनकी संसद में नो एंट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।